मुस्काला 2007 के अंत में वर्षों के संघर्ष से आकार ले चुका एक कस्बा था। यहां गलियों में लड़ाई के निशान, क्षतिग्रस्त इमारतें, धमाकों के गड्ढे और अफगान सैनिकों के चेक पॉइंट्स थे। वहां रहने वाले लोग रोजाना अनिश्चितता का सामना करते थे, जो तालिबान विद्रोहियों और नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रही गठबंधन सेनाओं के बीच फंसे हुए थे। शहर का महत्व उसके आकार से कहीं अधिक था। अफगानिस्तान के अस्थिर हेलमंद प्रांत में मुसा कला प्रमुख रास्तों को नियंत्रित करता था। नाटो और अफगान सेनाओं के लिए इस शहर का नियंत्रण विद्रोही गतिविधियों को रोकने और बड़े क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी था। तालिबान के लिए यह प्रतिरोध का प्रतीक था और एक ऐसा ठिकाना था जहां से वे अपनी ताकत दिखा सकते थे और अपने बढ़ते अफीम साम्राज्य को नियंत्रित कर सकते थे। दोनों पक्ष समझते थे कि मुसा कला पर नियंत्रण सिर्फ सैन्य अभियानों को ही नहीं, बल्कि स्थानीय शासन, सुरक्षा और आसपास की बस्तियों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। स्थिति तनावपूर्ण थी। एक असहज शांति आने वाले दिनों में फिर से भड़कने वाली हिंसा की संभावना को छुपाए हुए थी। तालिबान के नियंत्रण से शहर को वापस लेने के लिए एक बड़ा हमला शुरू किया जाएगा। यह लड़ाई अफगान बलों और गठबंधन सैनिकों दोनों की क्षमताओं की परीक्षा लेगी, साथ ही दक्षिणी अफगानिस्तान में युद्ध की व्यापक चुनौतियों को उजागर करेगी। मुसाकला अफगान नक्शे पर सिर्फ एक और जगह नहीं थी, यह एक केंद्र बिंदु थी, एक ऐसे संघर्ष में जिसे जटिल राजनीति, बदलते गठबंधन और प्रतिस्पर्धी ताकतों के बीच फंसे क्षेत्र में प्रभाव की लड़ाई ने परिभाषित किया है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दो 2006 तक तालिबान को हटाए हुए 5 साल बीत चुके थे। फिर भी अफगानिस्तान शांति से बहुत दूर था। नाटो के नेतृत्व वाली ISAF यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स का मिशन अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका था। जुलाई 2006 में दक्षिण की ओर विस्तार करते हुए इसमें हेलमंद, कंधार, उरुजगान और 3 अन्य प्रांत शामिल हो गए। सरकार का नियंत्रण बढ़ाना और बुनियादी ढांचा बनाना था, पर गठबंधन के पास अभियान चलाने की संख्या नहीं थी। ISAF बल 10,000 से बढ़कर 20,000 से अधिक हो गए। फिर भी हेलमंद के गांवों में वे खुद को फैला हुआ महसूस करते थे। इसी ढांचे के तहत यूनाइटेड किंगडम ने 2006 की गर्मियों में टास्क फोर्स हेलमंद तैनात की, जिसका केंद्र 16वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड थी और इसमें लगभग 3,300 सैनिक शामिल थे। प्रारंभिक योजनाओं में पुनर्निर्माण और शासन पर जोर दिया गया था, जैसा कि रक्षा सचिव जॉन रीड ने एक बार कहा था। उद्धरण, हम 3 साल में बिना एक भी गोली चलाए खुशी खुशी लौट जाएंगे, क्योंकि हमारा काम पुनर्निर्माण की रक्षा करना है। उद्धरण समाप्त। फिर भी हकीकत जल्दी बदल गई। तालिबान का प्रतिरोध तेज हो गया, जिसमें उभरती हुई प्लाटून हाउस रणनीति के तहत संगीन, नौशाद और सबसे महत्वपूर्ण मूसा कला जैसे जिला केंद्रों में छोटे असुरक्षित चौकियों को मजबूती से स्थापित किया गया। मूसा कला, जो हेलमंद नदी के किनारे स्थित है, सिर्फ अपने स्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह क्षेत्र के सबसे लाभकारी उद्योग के लिए जीवन रेखा था। अफीम 2008 तक हेलमंद प्रांत अफगानिस्तान की अफीम का आधे से ज्यादा उत्पादन करता था और राष्ट्रीय उत्पादन 66% बढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार जिला शहर एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करता था, जो देश के मुख्य संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण बिंदुओं में से एक था। जब ब्रिटिश और ISAF बलों ने 2007 के अंत में मुसाकला को फिर से अपने कब्जे में लिया, तो उन्होंने वहां चलती हुई ड्रग लैब्स और नशीले पदार्थों के खुले बाजार पाए। यह नशीली दवाओं की गतिविधि भी अलग थलग नहीं थी, यह तालिबान के वित्तीय मॉडल में शामिल थी। पूरे हेलमंद में तालिबान कमांडरों ने अफीम पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को तोड़ दिया, फिर इसकी खेती और तस्करी पर टैक्स लगा दिया, जिससे वे अपनी बगावत को नशे के पैसों से फंड करने लगे।
और तालिबान सुरक्षा देने लगा। मुसाकला में अफीम की खेती 2005 से 2008 के बीच कथित तौर पर 660% से भी ज्यादा बढ़ गई, जो एक तरफ तो फायदेमंद मौके को दिखाता है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के नियंत्रण के कमजोर होने को भी दर्शाता है। मुसाकला का महत्व सिर्फ उसकी नशीली दवाओं तक ही सीमित नहीं था। हालांकि बगरान और संगीन घाटियों के चौराहे पर स्थित यह कस्बा जरूरी व्यापार और आवाजाही के रास्तों को नियंत्रित करता था। इस बाजार ने आसपास के गांवों को आकर्षित किया, जबकि जिला केंद्र में कुछ हजार निवासी थे। इसका प्रभाव क्षेत्र दसियों हजार लोगों तक फैला था। नेटो के लिए इसका मतलब था कि इस केंद्र को नियंत्रित करना एक बड़े ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने के बराबर था, जो सैन्य अभियानों और संघर्ष के दोनों पक्षों के लिए राजनीतिक वैधता के लिहाज से बेहद अहम था। 14 जून 2006 को ब्रिटिश पाथफाइंडर पलटन, जिसमें केवल लगभग 25 टोही विशेषज्ञ थे, को मुसाकला के गैरिसन में भेजा गया। लगभग तुरंत ही वे लगातार हमले की चपेट में आ गए, चारों तरफ से घिर गए और दुश्मन की गोलीबारी के बीच हेलीकॉप्टर से आपूर्ति पर निर्भर हो गए। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर बार बार आने लगे, अक्सर आरपीजी और मशीन गन के हमले के बीच घायलों को बचाने या मोर्चों को मजबूत करने के लिए पहुंचते थे। जनरल डेविड रिचर्ड्स, जो उस समय आईएसएफ के कमांडर थे, ने इस स्थिति पर ध्यान दिया। उद्धरण प्लाटून हाउस के आसपास के इलाके ऐसे क्षेत्र बन गए थे जहां समझदार आम नागरिक वहां से चले गए और उनके घर तबाह हो गए। उद्धरण समाप्त। सैन्य खतरे के अलावा स्थानीय बुजुर्गों के साथ संबंध भी असहज थे। हेलमंद में सत्ता जनजातीय थी और कई ब्रिटिश चिंताएं गवर्नर अकुंजादा पर केंद्रित थीं, जिन्हें बाद में दाऊद ने बदला, लेकिन उनकी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आम लोगों का विश्वास नहीं मिला। इन तनावों ने शारीरिक खतरे को और बढ़ा दिया, जनजातीय बुजुर्गों को अलग थलग कर दिया और आईएसआईएफ की खुफिया और संसाधनों तक पहुंच को सीमित कर दिया। 2006 के अंत तक हताहतों की संख्या ने नाजुक स्थिति को उजागर कर दिया था। सितंबर तक सिर्फ हेलमंद में ही लगभग 31 ब्रिटिश सैनिक मारे जा चुके थे, जिनमें से कई मुसाकला और संगीन में थे। नुकसान और अलग थलग गैरिसन के चलते कमांडरों ने पारंपरिक तरीकों से हटकर नए रास्ते खोजने शुरू की। जनजातीय नेताओं के साथ खुले तौर पर बातचीत की फुसफुसाहटें फैल रही थीं, जो स्थानीय युद्ध विराम को पूर्ण वापसी के संभावित विकल्प के रूप में संकेत दे रही थीं। सितंबर 2006 में मुसाकला में बढ़ते दबाव और बढ़ती हताहतों की संख्या के बीच ब्रिटिश बलों और हेलमंद प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद दाऊद ने एक स्थानीय समाधान निकाला। 15 जनजातीय बुजुर्गों ने जिला केंद्र की सुरक्षा की गारंटी देने पर सहमति जताई, अफगान झंडे को फहराने और सभी सशस्त्र समूहों, चाहे गठबंधन हो या तालिबान, को शहर में प्रवेश से रोकने का वादा किया। इसके बदले में ब्रिटिश सैनिक 5 किलोमीटर के निषेध क्षेत्र से बाहर चले गए और केवल एक छोटी स्थानीय रूप से प्रशिक्षित पुलिस टुकड़ी को छोड़ दिया। हालांकि प्रशिक्षण और भर्ती में देरी के कारण यह बाधित रही। इस अभूतपूर्व कदम ने तुरंत बहस छेड़ दी। ब्रिटिश समर्थकों ने इसे एक व्यावहारिक अफगान नेतृत्व वाली विद्रोह विरोधी रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के भीतर आलोचकों और उनमें कई अमेरिकी अधिकारियों ने चिंता जताई। अमेरिकी राजदूत रोनाल्ड न्यूमैन ने चेताया कि इससे तालिबान प्रधान शरण स्थल को वैधता मिल सकती है, जबकि जनरल रिचर्ड्स ने कहा कि वापसी से ये स्थान तालिबान को आकर्षित कर सकते हैं। इस समझौते को राष्ट्रपति करजई की सशर्त स्वीकृति मिली, लेकिन इसमें केंद्रीय सत्ता की पूरी मंजूरी नहीं थी और यह मुख्यतः प्रांतीय पहल थी। शुरुआत में इस समझौते ने अगले 5 महीनों के लिए उम्मीद जगाई थी। शहर के केंद्र में लड़ाई में काफी कमी आई, दुकानें और स्कूल फिर से खुल गए और यहां तक कि तालिबान के घुसने की कोशिश को भी स्थानीय बुजुर्गों ने नाकाम कर दिया। लेकिन गंभीर कमजोरियां भी उजागर हुईं। निर्धारित 50 में से केवल 19 स्थानीय पुलिस ने ही अपनी ट्रेनिंग पूरी की, जिससे सुरक्षा कमजोर रह गई। इसके अलावा प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीतिक मतभेद, अमेरिकी उपहास और असमान विकास सहायता के साथ मिलकर इसकी स्थिरता को कमजोर कर दिया। समझौते से आई शांति का माहौल अल्पकालिक साबित हुआ। फरवरी 2007 में समझौता टूट गया।
यह इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स हवाई हमले के बाद हुआ, जिसमें तालिबान कमांडर के भाई की मौत हुई। एक कार्रवाई जिसे उन्होंने निष्कासन क्षेत्र से ठीक बाहर बताया, लेकिन विद्रोहियों ने इसे उल्लंघन के रूप में देखा। बदले में लगभग 200 से 300 तालिबान लड़ाकों ने शहर पर धावा बोल दिया, पुलिस को निहत्था कर दिया, बुजुर्गों को जेल में डाल दिया और जिला गवर्नर के कार्यालय के साथ साथ पुलिस स्टेशन को भी जला दिया। उन्होंने तालिबान का सफेद झंडा फहराया, सहयोगियों को बाहर निकाल दिया और मुसाकला को तेजी से विद्रोही सत्ता के एक खुले केंद्र में बदल दिया। मुसाकला में तालिबान का शासन केवल सैन्य नहीं था, बल्कि वैचारिक भी था। उन्होंने सख्त शरिया कानून लागू किया, संगीत पर प्रतिबंध लगाया, ड्रेस कोड लागू किया और सार्वजनिक सजाओं की व्यवस्था की। स्थानीय रेडियो स्टेशनों को शरिया रेडियो के रूप में प्रचारित किया गया, जो धार्मिक निर्देश और तालिबान का प्रचार प्रसारित करते थे, जिससे उनके कब्जे के प्रतिरोध और इस्लामी वैधता की कहानी को मजबूती मिलती थी। जैसे जैसे तालिबान ने खुद को मजबूत किया, मुसाकला एक शक्तिशाली भर्ती केंद्र और प्रचार का अड्डा बन गया, जिससे उसके छोटे से जनसंख्या से कहीं आगे तक विद्रोही संदेशों को बल मिला। मुसाकला का एक विवादित जिला केंद्र से तालिबान के गढ़ में बदल जाना एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक था। यह अब केवल एक प्रतीकात्मक इशारा या राजनीतिक चाल नहीं रह गया था, बल्कि यह विद्रोही शासन और सामरिक लाभ का स्थान बन गया था। तालिबान के कब्जे तक आते आते यह कस्बा अंतर जिला अभियानों के लिए एक मंच बन चुका था, जो प्रभावी रूप से नाटो और अफगान सत्ता को चुनौती दे रहा था। इस समझौते की विफलता ने न केवल विषम युद्ध में स्थानीय समझौतों की नाजुकता को उजागर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि विद्रोहियों ने सत्ता के खालीपन का कैसे फायदा उठाया। इस स्पष्ट उलटफेर ने निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर कर दिया। नेटो अब यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि स्थानीय समझौते या कमजोर शासन व्यवस्था विद्रोह को रोक पाएंगे। मुसाकला तालिबान के लिए एक प्रतीकात्मक जीत और एक निर्णायक खतरा बन गया था, जो पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई की मांग करता था। नवंबर 2007 के अंत तक लगभग एक साल तालिबान के कब्जे में रहने के बाद मुसाकला इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स के लिए राजनीतिक शर्मिंदगी और रणनीतिक जरूरत बन गया था। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर ऑपरेशन स्नेक बाइट, जिसे पश्तो में मार करादाद भी कहा जाता है, को वरिष्ठ सहयोगी कमांडरों द्वारा हरी झंडी दी गई, जिनमें अमेरिकी जनरल डैन के मैकनील भी शामिल थे। यूके के नेतृत्व वाली 52वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान में इस ऑपरेशन ने बड़ा बदलाव दर्शाया। अफगान नेशनल आर्मी या एएनए इस हमले का नेतृत्व करेगी और आईएसआईएफ बल समर्थन में रहेंगे, जो अफगान आत्मनिर्भरता को दिखाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था। योजना के केंद्र में ब्रिगेडियर एंड्रयू मैके थे, जिन्होंने अक्टूबर 2007 में कमान संभाली थी और अपने असामान्य नेतृत्व से जल्दी ही अपने सैनिकों और पर्यवेक्षकों दोनों को प्रभावित किया था। जब प्रारंभिक हमले को मंजूरी दी गई, जिसका कोड नेम ऑपरेशन एमए था, जिसका अर्थ है सांप, तो बताया जाता है कि ब्रिगेडियर एंड्रयू मैके नो मैंस लैंड में लगभग 1 मील पैदल चलकर रोशन हिल पर सबसे आगे से कमान संभालने गए थे। सिर्फ एक छोटी टीम के साथ गए, जिससे उन्हें साहस और सीधे जुड़ाव के लिए ख्याति मिली। एनआईए कमांडर जनरल मुहायिद्दीन घोरी को जमीनी हमले का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्हें अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस, सलाहकारों और ब्रिटिश समर्थन का सहयोग प्राप्त था, जिससे गठबंधन की असली अफगान नेतृत्व वाली आक्रामक कार्रवाई के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। मुख्य रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था, मूसाकाला में सरकारी अधिकार को फिर से स्थापित करना और प्रतीकात्मक रूप से एएनए की एक लड़ाकू बल के रूप में क्षमता को मजबूत करना। यह उन महीनों के बाद हुआ जब गठबंधन कमांडरों को नाटो के खाली क्लियर एंड होल्ड अभियानों के कारण बाधित महसूस हुआ था। इसे अक्सर सिर्फ लॉन काटना कहा जाता था, जिससे तालिबान लड़ाके बस अपने समय का इंतजार करते रहते थे। पुनः उभरने से पहले मुसाकला ने काउंटर इंसर्जेंसी सिद्धांतों का एक अधिक केंद्रित प्रदर्शन प्रस्तुत किया था। स्पष्ट क्षेत्र बनाना, स्थानीय आबादी में विश्वास पैदा करना और एक दृश्यमान सरकारी उपस्थिति स्थापित करना। योजना बनाना कड़ी निगरानी में हुआ, सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर। यूके रक्षा मंत्रालय, संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय
मैके के साथ बहुत करीब से निगरानी कर रहे थे, यहां तक कि उन्हें सीधे डाउनिंग स्ट्रीट से निर्देश मिल रहे थे, जिसमें उनसे हमले को टालने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसी समय एक हाई प्रोफाइल दौरा हो रहा था। लेकिन उन्होंने इन निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया। सैन्य रिपोर्टरों को साथ लेकर जाना और नागरिक आबादी को सूचनात्मक पर्चे जारी करना भी रणनीति का मुख्य हिस्सा बन गया। यह सुनिश्चित करना कि अभियान की कहानी अफगान नेतृत्व और नागरिकों की भलाई की चिंता को उजागर करे। फिर भी मैदान में डाली गई नींव ही वास्तव में अभियान को परिभाषित करती थी। नवंबर की शुरुआत में ब्रिगेड रिकॉनिसेंस फोर्स, स्कॉट्स गार्ड और 40 कमांडो, रॉयल मरीन सहित गठबंधन इकाइयों ने व्यापक टोही गश्तें की, तालिबान की रक्षा और आपूर्ति मार्गों का मानचित्रण किया। दोनों ओर से धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से रास्तों को साफ किया गया ताकि नागरिकों का विस्थापन कम से कम हो सके। खुफिया जानकारी जुटाना भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा था। गठबंधन बलों ने तालिबान समर्थक प्रभावशाली जनजातीय नेताओं को अलग करने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण मुल्ला अब्दुल सलाम पिरजई अलजई बुजुर्ग पर दलबदल की बातचीत की अफवाह थी। यह विद्रोहियों के स्थानीय समर्थन को कमजोर करने का तरीका था। रणनीति का वर्णन करते हुए ब्रिगेडियर मैके ने कहा, उद्धरण, उद्देश्य था तालिबान को थकाना शुरू करना, उन्हें अस्थिर करना, जब वे बाहर निकलें तो उन पर जोरदार हमला करना, उनका मनोबल गिराना और उन्हें अलग करना शुरू करना। टियर एक मुख्य नेता विचारधारा से प्रेरित होते हैं, जबकि टियर 2 पैसे के लिए बंदूक उठाते हैं। वे लंबे समय के लिए इसमें नहीं है। उद्धरण समाप्त। योजना बनाने वाले कई कारकों से वाकिफ थे, जिससे यह स्थिति खासतौर पर खतरनाक हो गई थी। सबसे पहले इलाका और आईईडी थे। मुसाकाला बीहड़ भूल भुलैया जैसे खेतों के बीच स्थित था, जिसे सिंचाई नहरों ने काट रखा था, जिससे यह इलाका घात लगाने के लिए आदर्श बन गया था। तालिबान ने कई बारूदी सुरंगें और आईईडी बिछाई, जिससे शुरुआती चरण में हताहत हुए, जिनमें सार्जेंट ली जॉनसन भी सड़क किनारे बारूदी सुरंग से मारे गए। इसके साथ ही शहरी रक्षा भी थी। शहर खुद बहुत मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था। तालिबान लड़ाकों ने घरों और मस्जिदों को फायरिंग पोजीशन में बदल दिया था और गठबंधन की चौकियों के चारों ओर लगभग 500 मीटर का बफर जोन बना दिया था। एक और बात जो ध्यान में रखनी थी, वह थी आम नागरिकों की मौजूदगी, क्योंकि सैकड़ों ग्रामीण अभी भी उस इलाके में थे। योजनाकारों ने पर्चे गिराने का समन्वय किया और जोखिम कम करने के लिए निकासी मार्गों की पेशकश की। पिछली नौसाद और सांगिन की मारक जोन की घटनाओं से सीखा, जहां आबादी के पलायन ने फिर से कब्जा की गए क्षेत्रों को अस्थिर कर दिया था। इन जोखिमों के बावजूद राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था। ऑपरेशन स्नेक बाइट की सफलता अफगान नेशनल आर्मी को मान्यता देगी, ब्रिटिश कमांड रणनीतियों को सही ठहराएगी और वर्षों की धीमी प्रगति के बाद एक दुर्लभ प्रतीकात्मक जीत दिलाएगी, जो कहानी की दिशा बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर असफलता एक बार फिर हेलमैन के काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल की कमजोरियों को उजागर कर देती और विदेशी हस्तक्षेप के विरोधी इन विद्रोहियों को नया प्रचार सामग्री देने का जोखिम पैदा कर देती। 7 दिसंबर 2007 को लगभग 1600 घंटे पर ऑपरेशन स्नेक बाइट एक जबरदस्त हवाई और जमीनी हमले के साथ शुरू हुआ। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन की अमेरिकी सेना की इन्फेंट्री को 19 हेलीकॉप्टरों, जिनमें चिनूक और ब्लैक हॉक शामिल थे, से मुसाकला के उत्तर में एयर ड्रॉप किया गया। इन्हें अपाचे गनशिप्स का समर्थन प्राप्त था। उनका लक्ष्य रणनीतिक रोशन हिल पर कब्जा करना था। जैसे ही अंधेरा छाया, अमेरिकी पैरा ट्रूपर्स ने तालिबान की खाई लाइनों को पार किया और रक्षात्मक स्थिति मजबूत कर ली, मुख्य हमले के लिए तैयार हो गए। साथ ही अफगान नेशनल आर्मी की टुकड़ियां, जिन्हें ब्रिटिश सेना का समर्थन प्राप्त था, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व से आगे बढ़ीं। ब्रिगेडियर जनरल गुल अखर नायबी ने बाद में हवाई और जमीनी पिंसा को इस तरह बताया कि मुसाकला को चारों ओर से घेर लिया गया था, ताकि तालिबान के पास आसानी से भागने का कोई रास्ता न बचे। गार्जियन के अनुसार लगभग 4500 नाटो और अफगान सैनिकों ने अनुमानित 2000 तालिबान रक्षकों का सामना किया। अमेरिकी हवाई हमलों में 12 विद्रोही, जिनमें एक तालिबान कमांडर था, मारे गए। तालिबान प्रवक्ताकारी यूसुफ अहमदी ने कहा कि नागरिकों को बचाने के लिए पीछे हटने का निर्णय लिया गया। उद्धरण शुरू करें। भारी बमबारी,
उद्धरण समाप्त करें। भारी प्रतिरोध हुआ, खासकर मजबूत घरों और मस्जिदों से, जहां तालिबान ने रणनीतिक लाभ के लिए नागरिक इलाकों का इस्तेमाल किया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और बारूदी सुरंगों ने लगातार खतरा पैदा किया, जिसमें अमेरिकी सैनिक कॉर्पोरल टैनर जे ओलेरी की 9 दिसंबर को एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से मौत हो गई। बीबीसी के लिए एक एम्बेडेड ब्रिटिश पत्रकार स्टीफन ग्रे ने बताया, जैसे ही हम पास पहुंचे, हमने देखा कि शरणार्थियों के परिवार अपने सामान से भरे ट्रकों और कारों में मुसाकला से भाग रहे थे। जैसे ही ऐसे 2 वाहनों को रोका गया और छुपे हुए हथियारों के लिए जांचा जा रहा था, तालिबान ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हम जो भी थोड़ी बहुत ऐड थी उसमें छुपने के लिए कूद पड़े, और यह कई घंटों तक चलने वाली गोलीबारी की शुरुआत थी। लड़ाई के बीच में दोनों शरणार्थी वाहन घबराहट में गांव से भाग गए, लेकिन सीधे 2 अमेरिकी हमवीएस की तरफ, जिन्होंने आत्मघाती बम के हमेशा मौजूद खतरे के डर से फायरिंग शुरू कर दी। 3 नागरिक मारे गए और 2 बच्चे और एक महिला घायल हो गए। उद्धरण समाप्त। इस दुखद घटना ने नागरिकों और विद्रोहियों के बीच युद्ध की जटिलताओं को उजागर कर दिया। गठबंधन की रणनीति तालिबान को शहरी युद्ध में उलझाने के बजाय उनकी वापसी के लिए थी। 10 दिसंबर सुबह तक एएनए और नाटो सैनिक शहर के केंद्र में घुस चुके थे। आईएसआईएफ ने पुष्टि की कि भारी बमबारी के बाद तालिबान बल भाग गए थे और अफगान सैनिकों ने बाजार में चेक पॉइंट स्थापित कर दिए थे। ब्रिगेडियर जनरल नायबी ने बताया कि गोलीबारी का सिलसिला शाम तक जारी रहा और उन्होंने बाकी बची हुई प्रतिरोध के लिए विदेशी लड़ाकों या अल कायदा के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। बाकी बचे काम के बारे में नायबी ने कहा, उद्धरण, शहर घिरा हुआ है। हम मुसाकला मार्केट से लगभग 500 मीटर दूर हैं, जो शहर के केंद्र में है। बमबारी जारी है, इलाका बड़ा है। कल हम सड़कों को बारूदी सुरंगों से सावधानी पूर्वक साफ करेंगे। उद्धरण समाप्त। यह अभियान पहले की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा। गठबंधन कमांडरों ने घर घर शहरी युद्ध के लिए खुद को तैयार किया था, लेकिन तालिबान ने ज्यादातर आसपास के खेतों में पीछे हटने का विकल्प चुना। इससे कुछ परिणाम प्रभावित हुए। गठबंधन के हताहतों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित रही, जिसमें एक ब्रिटिश और एक अमेरिकी सैनिक आईईडी घटनाओं में मारे गए और कई अन्य घायल हुए। दूसरी ओर तालिबान के नुकसान का अनुमान सैकड़ों मारे या पकड़े गए के रूप में लगाया गया। हालांकि सटीक आंकड़े अभी भी अपुष्ट हैं। यहां के नागरिकों ने भी कष्ट झेला। स्थानीय बुजुर्गों ने दावा किया कि 40 नागरिक मारे गए, लेकिन गठबंधन प्रवक्ताओं ने इसे तालिबान की गलत सूचना बताया। आखिरकार एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार शहरी इलाकों में लड़ाई उतनी भयानक नहीं थी जितनी आशंका थी। उद्धरण, मुसाकला का शहरी केंद्र ज्यादा विरोध में नहीं था। वहां ज्यादा बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए थे। उद्धरण समाप्त। फिर भी करमांडा और सलाम बाजार जैसे बाहरी गांवों में लड़ाई शहर के केंद्र से आगे भी जारी रही, जिसमें छोटे हथियारों, आगजनी और हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल किया गया। अगले कुछ दिनों तक सफाई अभियान जारी रहे, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना का समर्थन प्राप्त था, और इन अभियानों का लक्ष्य तालिबान विद्रोहियों के बचे हुए ठिकाने थे। 11 दिसंबर तक नाटो ने आधिकारिक रूप से मुसाकला पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। जिले के केंद्र पर फहराया गया अफगान झंडा न केवल सामरिक जीत का प्रतीक था, बल्कि यह राज्य की सत्ता की पुनर्स्थापना का संदेश भी था। फिर भी इस जीत के बावजूद नागरिकों पर प्रभाव, दूर दराज इलाकों में तालिबान का बिखरना और अफगान सेना के नियंत्रण की स्थायित्व को लेकर कई सवाल बने रहे। दिसंबर 2007 में मुसाकला से तालिबान को खदेड़ने के बाद अफगान सरकारी बलों ने तेजी से अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित की। और अब जिले के केंद्र के टाउन हॉल पर अफगान झंडा फिर से लहरा रहा था। ब्रिगेडियर जनरल गुल अकर नायबी ने इस कदम के महत्व पर जोर दिया और इसे मुसाकला और हेलमंद प्रांत के लोगों के लिए आशा का प्रतीक बताया। उद्धरण समाप्त। हालांकि यह सामरिक जीत केवल पहला कदम थी। शहर को स्थिर करने के प्रयासों को तुरंत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और सुरक्षा माहौल अभी भी नाजुक बना हुआ था। एएनए सैनिकों और गठबंधन बलों ने
बारूदी सुरंगों और बिना फटे गोला बारूद को हटाने का काम किया, वहीं इंजीनियरों ने सड़कों की मरम्मत और पानी की आपूर्ति बहाल करना शुरू कर दिया। प्रभावी स्थानीय शासन स्थापित करना और कठिन हो गया। हालांकि कई जनजातीय नेता जो पहले की धोखाधड़ी और लगातार हो रही हिंसा के कारण सतर्क थे, अफगान अधिकारियों या नाटो बलों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने में हिचकिचा रहे थे। नाटो की सैन्य सफलता के बावजूद व्यापक रणनीतिक स्थिति कहीं अधिक अस्पष्ट थी। लड़ाई में तालिबान की रणनीतिक वापसी का अर्थ था कि वे पूरी तरह हारे नहीं थे। इसके बजाय वे गांवों और ग्रामीण इलाकों में हट गए, जिससे फिर से संगठित होने की क्षमता बनी रही। अगले कुछ महीनों में विद्रोहियों का प्रभाव धीरे धीरे धमकी, भर्ती और स्थानीय शिकायतों के शोषण के जरिए वापस आ गया। अफीम व्यापार, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और तालिबान की फंडिंग के लिए जरूरी था, लगभग जस का तस रहा, जिससे क्षेत्र को स्थिर करने की सरकारी कोशिशें कमजोर पड़ी। ब्रिटिश कमांडरों ने संयमित आशावाद व्यक्त किया, जिसमें ब्रिगेडियर एंड्रयू मैके, जिन्होंने ऑपरेशन स्नेक बाइट की योजना बनाई थी, ने चेतावनी दी कि मुसाकला के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उद्धरण: हमने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन असली लड़ाई लोगों के दिल और दिमाग जीतना है। इसके बिना सैन्य उपलब्धियों का कोई खास मतलब नहीं है। उद्धरण समाप्त। अफगान अधिकारियों ने भी इसी भावना को दोहराया, यह स्वीकार करते हुए कि संघर्ष को गहराई से जमी हुई जनजातीय गतिशीलता और आर्थिक कारण बढ़ावा दे रहे हैं। एक बुजुर्ग ने यह देखा, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ के लोग शांति और हमारी परंपराओं का सम्मान चाहते हैं। इसके बिना हिंसा का चक्र चलता रहेगा। आखिरकार मुसाकला की कहानी ने व्यापक अफगान संघर्ष को समेट लिया, जहां कठिनाई से मिली सैन्य सफलता को कमजोर शासन, लगातार जारी विद्रोह और अस्थिरता के मूल कारणों को दूर करने की लगातार चुनौती ने ढक लिया। यह लड़ाई एक महत्वपूर्ण अध्याय थी, लेकिन हेलमैन के लंबे संघर्ष और अफगानिस्तान में जारी संघर्ष का अंतिम शब्द नहीं थी।